एनसीईआरटी 10.30 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपके पास दो नैरो बोर्स हैं, तो इनका आप रेडियस या डायमीटर जो दिया हुआ है वो देखिए 3 मिलीमीटर्स और 6 मिलीमीटर्स डायमीटर दिया हुआ है, और ये हमने यहाँ पे 6 वाला ये दिखाने की कोशिश की है। सो दे आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ यूट्यूब, ठीक है। और यूट्यूब हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में, पहले भी हमने प्रॉब्लम्स में यूज़ किया, लेकिन इसमें और बाकी यूट्यूब्स में फ़र्क क्या है? बाकी पहले जो यूट्यूब्स हमने देखी थी उनका जो डायमीटर था, उस लिम्ब का जो डायमीटर था, बहुत बार तो डायमीटर इक्वल होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ की जो डायमीटर था इट वॉज क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू इस केस में। ये बिल्कुल कैपिलरी ट्यूब्स की जैसे बहुत नैरो बोर्स हैं जैसे इसमें दिया हुआ है। सरफेस टेंशन आपको दी हुई है SI यूनिट्स में। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को आपको 0 लेना है। वाटर का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है विद द ग्लास ऑफ दिस ट्यूब्स, ठीक है, जो भी थिन ट्यूब्स हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर और G की वैल्यू आपको दी हुई है। तो अब यहाँ पर अगर हम हाइट ऑफ एसेंट का फॉर्मूला लगा दें, हाइट ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हम लगा दें, तो यहाँ पे हाइट ऑफ एसेंट और यहाँ पे हाइट ऑफ एसेंट सेम नहीं आएंगी। ऑब्वियसली जब रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, कैपिटल R हम इसके बोर का रेडियस एज्यूम कर सकते हैं और स्मॉल r हम इसके बोर का रेडियस एज्यूम कर सकते हैं। तो कैपिटल R 3 मिलीमीटर्स और स्मॉल r 1.5 मिलीमीटर्स हो जाएगा। ये हाइट ऑफ एसेंट के फॉर्मूले। स्मॉल h जितना कम रेडियस होगा उतनी हाइट ऑफ एसेंट ज़्यादा आएगी। तो अगर मैं इसको स्मॉल h और इसको मैं अगर कैपिटल H दिखाता हूँ, तो अब इनमें डिफरेंस हमें लेना है, तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि तो h माइनस h अगर हम करते हैं, इसमें से ये टर्म माइनस करेंगे तो 2s cos थीटा रो जी तो कॉमन है, और 1/r माइनस 1/ कैपिटल R, ठीक है। तो इससे हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो लेट अस चेक कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो जो वैल्यूज़ गिवन है, अगर मैं वो सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, यहाँ पे मैंने 10⁻³ इसको मीटर्स में ले लिया, स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यूज़ को, फिर मैंने 10⁻³ को इस 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10⁻0 आ गया, वो 1 हो गया। 9.8 ये पहले से 1 है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर जो बनता है सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो करेक्ट आंसर बन जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन अ सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। बट द ओनली कन्फ्यूजन विच स्टूडेंट्स कैन समटाइम हैव इज, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यहाँ पे हाइट ऑफ एसेंट का फॉर्मूला लगाना ठीक होगा या नहीं। तो आप देखो, जो हमने पहले यूट्यूब की प्रॉब्लम्स की थी वो हमने कहा था कि हाइड्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स है, और हमने लिक्विड्स इन इक्विलिब्रियम के साथ उन प्रॉब्लम्स में डील किया था, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर्स को इक्वलाइज करके जो लिक्विड इक्विलिब्रियम में हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास फाइन बोर्स है और हम हाइट ऑफ एसेंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द लॉजिक एंड व्हाट इज़ द रीजनेबिलिटी फॉर दैट। तो एक बार हम पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं टू जस्टिफाई कि जो हमने सोल्यूशन किया उससे हमें करेक्ट आंसर क्यों मिल रहा है। आप देखो, जो हाइट ऑफ एसेंट जो कैपिलरी एक्शन होता है वो भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए ही होता है। यहाँ पे अगर ये लिक्विड को सपोज आपने एक थिन कैपिलरी ट्यूब को लेटर से वाटर में डिप कर दिया, कैपिलरी एक्शन से लिक्विड किसी भी हाइट h तक राइज करता है जिसको हम हाइट ऑफ एसेंट बोलते हैं। और वाटर जैसे जो लिक्विड्स हैं उनका जो मेनिस्कस है वो आपको मालूम है कि कनकेव मेनिस्कस होता है, और अगर ये परफेक्टली हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस बन जाए तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हम 0 लेते हैं, क्योंकि जब ये परफेक्टली हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस बन जाएगा, राइट, तो जो ये आपके पास परफेक्ट हेमिस्फेयर है। अब इसके साथ हम एक टेंजेंशियल प्लेन बनाएंगे ऐसे, और जो आपकी कैपिलरी है उसके साथ जो आप टेंजेंशियल प्लेन बनाओगे तो दोनों टेंजेंशियल प्लेन्स के बीच में एंगल इनसाइड द लिक्विड वो 0 आ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली, हाँ ये मेनिस्कस परफेक्टली हेमिस्फेयर नहीं लग रहा है, तो इसका जो टेंजेंशियल प्लेन है वो कुछ ऐसे लगता है हमें आएगा। और फिर जो आपकी सॉलिड मटेरियल की ट्यूब है उसका टेंजेंशियल प्लेन ऐसे आएगा, और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फिर बनेगा। तो चलो, इस क्वेश्चन में तो हमें थीटा 0 दिया हुआ है, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि देखो ये भी इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। लिक्विड यहाँ तक राइज कर गया और फिर स्टेबलाइज हो जाता है लेवल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम तो इसमें भी इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन क्या इसमें ऐसा इक्विलिब्रियम आ सकता था? मतलब ये अगर मान लीजिए वाटर है और ये कैपिलरी ट्यूब है जो मे बी आगे भी कंटिन्यू कर रही होगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि यहीं पे कनकेव मेनिस्कस बन जाता और इक्विलिब्रियम आ जाता। तो वाई राइज इज देयर। तो इस प्रॉब्लम को हम हाइड्रोस्टैटिक के इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम की तरह से भी देख सकते हैं। आप देखो, इसमें मैंने 4 पॉइंट्स दिखा दिए हैं। ये सरफेस ऑफ द वाटर, जो आपका ट्रफ या कंटेनर है उसमें जो वाटर है उसके सबसे ऊपर सरफेस के ऊपर पॉइंट, बी भी वैसे ही पॉइंट है, ए और बी पॉइंट्स की प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं P0 से दिखा रहा हूँ। तो इसमें D पॉइंट भी है, तो आप इसको नोटिस करना, ये D पॉइंट को हम ऐसे दिखाएंगे, और D पॉइंट भी बाहर एटमॉस्फेयर में ही है, तो वहाँ पे भी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम सिर्फ इसमें ये समझना चाहते हैं
कि यहाँ पर जो हमने सिचुएशन दिखाई है क्या ये एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो सकती है या नहीं, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कैन नॉट बी अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट। तो अब देखिए, अब ए, सी और बी ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अगर यहाँ पे है, मान लीजिए है, वैसे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, लेकिन आप एज्यूम कर लें कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो ए, सी और बी पे एक जितना प्रेशर होना चाहिए, तो सी के ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना प्रेशर होना चाहिए एज पर दी सिचुएशन, ठीक है। लेकिन अब सी का प्रेशर डी से कम है, क्योंकि हमने पढ़ा है कर्व्ड सरफेस के अराउंड जो ये वाली साइड होती है, इस वाली साइड के ऊपर डी पॉइंट के ऊपर प्रेशर सी पॉइंट के प्रेशर से एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस के अक्रॉस अगर हम जा रहे हैं तो 2s बाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो डी पॉइंट का प्रेशर सी पॉइंट के प्रेशर से इतना ज़्यादा होता है, लेकिन डी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सी का प्रेशर अगर हम ध्यान से देखें तो ये पी डी है, यहाँ पर पी डी से कम है सी पॉइंट पे प्रेशर, और डी पे प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये डी पॉइंट है और ये P0 है, ठीक है। तो बेसिकली सी का प्रेशर अभी इस डायग्राम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना अमाउंट कम है, आप ध्यान से देखो, सी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2sr अमाउंट से कम है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ए, सी और बी के प्रेशर सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्योंकि सी का प्रेशर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि सी का प्रेशर ए और बी के जितना नहीं हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं हो सकती। तो मतलब ये है कि सी के प्रेशर को हम कितना बनाना चाहते हैं इसमें, ताकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन रिफ्लेक्ट करे ये डायग्राम। हम चाहते हैं कि सी का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि P0 के जितना हो जाए, पर अभी सी के ऊपर इतना प्रेशर है, P0 से 2s/r कम डिफरेंस है, तो हमें इसमें कुछ ऐड करना होगा ताकि ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाए। तो सी के ऊपर प्रेशर को बढ़ाना होगा, कितने अमाउंट से हमें प्रेशर को बढ़ाना होगा वो टर्म हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सी पे प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये लिक्विड ऊपर राइज करता है, यहाँ तक नहीं और भी ऊपर राइज कर सकते हैं, तो मैंने बहुत मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। सो लिक्विड हैज़ टू राइज बाय अ सर्टेन अमाउंट h। तो अगर यहाँ पे लिक्विड ऊपर राइज करके और ये मेनिस्कस यहाँ कहीं पहुँच जाता है और वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आती है, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो सिचुएशन होगी जहाँ पे C का प्रेशर A और B यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के इक्वल हो जाए। तो आपका लिक्विड कितनी हाइट से राइज करेगा, अगर लिक्विड h हाइट से राइज करेगा तो h रो g यहाँ पे प्रेशर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि फिर ये पॉइंट C पॉइंट तो वहीं रहेगा, यहाँ वाले पॉइंट को C डैश और यहाँ वाले पॉइंट को हम D डैश बोल सकते हैं। तो D डैश पे ऊपर फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये बिल्कुल पास है इस मेनिस्कस के, कनकेव मेनिस्कस के, ठीक है। तो द लिक्विड अबव द पॉइंट C हैज़ टू राइज टू सच अ हाइट, लिक्विड को इतनी हाइट तक राइज करना पड़ेगा कि C का प्रेशर P0 हो जाए, तभी ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन रिफ्लेक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन दिखाएगा। तो यहाँ पे हाइट को, इस प्रेशर को बैलेंस करना है 2s/r को, मतलब इन दोनों का सम 0 आ जाए, इन दोनों का सम 0 आएगा तभी सी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ए और बी के इक्वल होगा और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये बड़ा इजी से मेथड से हमारे पास हाइट ऑफ असेंट का एक फॉर्मूला आ गया, जो हमने पहले थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन से हमने प्रूव किया था ये वाले रिजल्ट को। तो यहाँ पे देखो h रो g इज इक्वल टू 2s/r, तो हाइट ऑफ असेंट की क्या एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे आई, हाइट ऑफ असेंट की हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब ये वही फॉर्मूला है जो हम पहले दूसरे तरीके से डिराइव कर चुके हैं थ्योरेटिकल क्लासेस में, लेकिन आप देखो इसमें कैपिटल आर है, कैपिटल आर इसमें इस सरफेस का, ये जो यहाँ पे मेनिस्कस बन रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि लिक्विड जो है वो आपका h हाइट तक राइज कर चुका है और ये मेनिस्कस है, और यहाँ पे मैंने इन जनरल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को थीटा दिखाया हुआ है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थीटा की वैल्यू 0 दी हुई है, तो अभी मैं इन जनरल डायग्राम बना दिया। तो ये जो मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, कैपिटल R जो इस फॉर्मूले में अभी हमने प्रूव किया था वो इस स्फीयर का रेडियस है, ना कि इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। तो अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, ये टेंजेंशियल प्लेन है, यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये टेंजेंट है इस स्फीयर के साथ, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा 90 है तो ये थीटा आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से हम कैपिटल R cos थीटा को स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी, ठीक है, नैरो ट्यूब। तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू इसमें हम स्मॉल r अपॉन cos थीटा डाल देते तो हमारे पास हाइट ऑफ असेंट का करेक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज द अनदर वे टू ऑब्टेन द हाइट ऑफ असेंट फॉर्मूला जो हमने किया था। अब ये सब डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो ये वाली प्रॉब्लम है इसमें अपने सॉल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए हम यही आइडियाज यूज करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन
क्यों हो सकती है, वाई इट कैन बी एनी, बिकॉज इट हैज़ टू बी एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो मैंने सभी पॉइंट्स के अलग अलग नाम रख दिए। यहाँ पे स्मॉल ए पॉइंट लिया जस्ट इस मेनिस्कस के जस्ट ऊपर, ये मेनिस्कस है तो जस्ट यहाँ पर बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा, और बिल्कुल नीचे वाली साइड के बिल्कुल नीचे ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी। इस नैरो ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर, इस नैरो ट्यूब का रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। और यहाँ पे जो कनकेव मेनिस्कस बनेगा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने R1 लिया है, और यहाँ पे जो कनकेव मेनिस्कस बनेगा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने R2 लिया है। तो मतलब B पॉइंट का प्रेशर A पॉइंट के प्रेशर से 2S/R1 कम होगा, ठीक है। जैसे कि हमको मालूम है कि A पॉइंट का प्रेशर, अगर इसी डायग्राम को बड़ा करके देखें तो प्रेशर एट A हैज़ टू बी मोर देन द प्रेशर एट B बाई 2S बाई कैपिटल R1, वेयर कैपिटल R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मेनिस्कस जो यहाँ पे कनकेव है। ऐसे ही यहाँ के लिए भी R2 इस मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि जो हमने सोल्यूशन किया वो क्यों वर्क कर रहा है, बिकॉज हमें एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन इस्टेब्लिश करनी है इसमें। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन का मतलब है कि C और D, ये जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिए हैं इस बॉटम वाले जो लिंक बना हुआ है हमने नैरो बोर्स का उस ट्यूब में, तो C और D के प्रेशर को इक्वल करने का मतलब, अब C का प्रेशर कितना होगा, C का प्रेशर है प्रेशर एट B प्लस द प्रेशर ऑफ दिस हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, ठीक है। तो इस हाइट को अगर मैं H1, इसमें मैंने H1 लिया है, हम स्मॉल h भी ले सकते हैं, तो ये प्रेशर एट B है। तो प्रेशर एट C कैसा आएगा, प्रेशर एट C इज प्रेशर एट B प्लस, अगर इस तरफ वाली हाइट को, हाइट ऑफ एसेंट को मैंने H1 लिया है तो H1 रो G ये आ जाएगा, ठीक है। और प्रेशर एट B की वैल्यू हम यहाँ से, ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये प्रेशर एट C आ जाएगा। ऐसी प्रेशर एट D कितना आएगा, प्रेशर एट D प्रेशर एट कैपिटल B प्लस इस हाइट ऑफ वाटर कॉलम को अगर हम H2 मानते हैं तो H2 रो G, तो ये प्रेशर एट D आएगा। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन चाहते हैं तो C और D के प्रेशर इक्वल होंगे, और कैपिटल A और स्मॉल a के ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन बोलता हूँ, तो इक्विलिब्रियम में PC माइनस PD 0 आ जाएगा, PA माइनस P कैपिटल A भी 0 आ जाएगा, और इसमें से अगर मैं 2S R1 में से इसको माइनस करता हूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगी टर्म, ये नेगेटिव टर्म रहेगी, और यहाँ पर H1 माइनस H2 और रो G इसमें कॉमन आ जाएगा। अब हमें ये डिफरेंस ही तो फाइंड करना है हाइट्स का, तो अगर मैं इस हाइट्स के डिफरेंस को एक तरफ रखता हूँ और रो G को मैं यहाँ पे 2S के नीचे ले जाता हूँ और ये दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाके ये साइंस चेंज हो जाएंगे, तो माइनस R2 1/R1, तो R1 इज दी स्मॉलर ट्यूब में जो मेनिस्कस है उसका रेडियस है। तो हम दोबारा से हम R1 को कैसे लिख सकते हैं, R1 cos theta 1 इज इक्वल टू स्मॉल r1। अब स्मॉल r1 क्या चीज़ है, या स्मॉल r ही ले लेते हैं, स्मॉल r इसका, इस नैरो बोर का रेडियस है, तो R1 cos theta 1 अगर मैं इसमें डालता हूँ, अब cos थीटा 1 तो अगर एक ही लिक्विड है तो दोनों तरफ हम एंगल को थीटा ही ले लेंगे, सेम एक ही सॉलिड के साथ वो सेम एंगल ऑफ कांटेक्ट रखेगा। R1 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, स्मॉल r बाई cos थीटा, ये कैपिटल R बाई cos थीटा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो मतलब जो डिफरेंस ऑफ हाइट्स है उसके लिए वही फॉर्मूला आ गया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए जो कि हम यूज़ कर रहे थे।